नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम लोग आज समझेंगे कि कुछ विशेष दशाओं में संपत्ति की प्राप्ति की लागत, यानी कोई भी संपत्ति है उसको प्राप्त किया जा रहा है, यानी इसको खरीदा जा रहा है, तो कुछ विशेष दशाएं हैं उसकी लागत समझी जाती है, उसकी लागत की गणना की जाती है। इसको हम लोग समझ लेंगे इस वीडियो में, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट इन सर्टेन स्पेशल केसेस, यानी कौन कौन से स्पेशल केसेस हो सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे, जिसमें हम लोग कुछ बातों को समझेंगे वन बाय वन। पहला है पारस्परिक कोष, यानी म्यूचुअल फंड की सामूहिक योजना में यूनिटों का स्वामी करदाता होना। इस दशा में प्राप्ति की लागत सामूहिक योजना के आधार पर तय की जाएगी। ये बात समझने वाली है कि म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है और उसमें कोई भी सामूहिक योजना है तो उसमें जो भी यूनिटों का स्वामी है वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा करदाता। दूसरा है विशिष्ट पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ। कोई भी विशिष्ट पूंजीगत संपत्ति है तो उसका हस्तांतरण होता है तब पूंजी लाभ की गणना की जाती है। यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से पूंजी लाभ उत्पन्न होता है तो ऐसा हस्तांतरण उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर जिस वित्तीय वर्ष में संपत्ति का अधिकार करदाता को दिया गया था किया जाता है, तो ऐसी विशिष्ट संपत्ति की प्राप्ति की लागत इसके स्टाम्प ड्यूटी मूल्य जो द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन है वह मानी जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोग समझ लेंगे इस बात को। तीसरा है 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त की गई संपत्ति की प्राप्ति की लागत, यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई संपत्ति प्राप्त हुई है उसकी प्राप्ति की लागत के बारे में बात की गई है। यदि किसी करदाता ने कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व खरीदी है या प्राप्त की है तो ऐसी दशा में संपत्तियों के प्राप्त करने की लागत या 1/4/2001 को उसका उचित बाजार मूल्य दोनों में से जो भी अधिक हो चुन सकता है, किंतु इस संबंध में निम्न शर्तें आवश्यक हैं। तो ये बात कही जा रही है कि अगर कोई भी करदाता है उसने 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई संपत्ति खरीदी है तो ऐसी दशा में संपत्ति को प्राप्त करने की लागत जो आएगी वह, या फिर जो भी तिथि बताई गई है 1/4/2001 को उसका जो भी बाजार मूल्य होगा, इन दोनों में से जो भी अधिक वैल्यू आएगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जो शर्तें बताई गई हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। उन शर्तों में पहला है यह प्रावधान ह्रासवान संपत्तियों पर लागू नहीं होता, यानी जो भी डेप्रिसिएबल एसेट्स उन पर लागू नहीं होता है, तथा आगे का भी लागू हो जाएगा नियम। दूसरा है पूंजीगत संपत्ति 1/4/2001 से पूर्व करदाता की संपत्ति बन गई हो, अर्थात करदाता ने उसे 1/4/2001 से पहले ही प्राप्त कर लिया हो अथवा उसने उसे उत्तराधिकार में ले लिया हो, यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले ही खरीद लिया गया हो, उसके हाथ में संपत्ति आ गई हो। आप लोग ऐसे समझेंगे। वसीयत के अंतर्गत हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की संपत्ति के बंटवारे आदि में प्राप्त किया हो। उपर्युक्त स्थिति में किसी पूर्व स्वामी से उपग्रहीता यानी करदाता को संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में 2 स्थितियां हो सकती हैं। अगर कोई भी संपत्ति प्राप्त की जाती है तो उसके संबंध में A और B बताया गया है। A है पूर्व स्वामी द्वारा 1 अप्रैल 2001 से पूर्व संपत्ति प्राप्त करना तथा करदाता यानी उपहार ग्रहीता द्वारा संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त कर लेना। दूसरा है पूर्व स्वामी द्वारा 1 अप्रैल 2001 से पूर्व संपत्ति प्राप्त करना तथा करदाता यानी उपहार ग्रहीता द्वारा संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 के बाद प्राप्त किया जाना। उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में उपहार ग्रहीता के लिए सूचकांक लागत की गणना करते समय निम्न सूत्रों का भी प्रयोग किया जाएगा। अब जो सूत्र हैं उनको समझ लीजिए। जब क्या किया जाता है, जब कोई भी सूचकांक लागत की गणना की जाती है तो सूत्र को यहाँ पर दिया गया है। सूचकांक लागत
इज इक्वल टू पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत अथवा 1/4/2001 को संपत्ति का वास्तविक मूल्य दोनों में से जो अधिक हो इनटू हस्तांतरण वर्ष का लागत सूचकांक अपॉन 100। तो ये बात आपको समझना है। अब चौथा इसमें आ जाता है कि व्यापार की ख्याति व किसी वस्तु के निर्माण के अधिकार प्राप्त करने की लागत, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पूंजी संपत्तियों जैसे कि पहला इसमें है व्यवसाय की ख्याति, यानी पैसे की ख्याति नहीं जोड़ी जाएगी इसमें। दूसरा है व्यापार चिन्ह, यानी जो कोई भी आप लोग देखते होंगे ब्रांड नेम। तीसरा है किसी वस्तु के निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार। चौथा है व्यवसाय या पैसे को करने का अधिकार। पांचवा है किराएदार के अधिकार। छठवां है करगा घंटे यानी लूम आवर्स। सातवां है मार्गों के अनुज्ञा पत्र यानी रूटीन परमिट। आगे कहा गया है प्राप्त करने की लागत। अब प्राप्त करने की लागत के बारे में बताया गया है। पहला कहा गया है कि संपत्ति के पिछले स्वामी से संपत्ति प्राप्त करने की दशा में संपत्ति प्राप्त करने की लागत पिछले स्वामी की लागत होगी। दूसरा है धारा 49(1) के उपखंड 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले मामलों में जहां ऐसी संपत्ति पिछले मालिक द्वारा खरीदी गई थी, ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत पिछले स्वामी की लागत ही होगी। तीसरा है किसी अन्य दशा में क्रय मूल्य शून्य लिया जाएगा, परंतु जहां पूंजीगत संपत्ति व्यवसाय अथवा पैसे की ख्याति हो जिसके संबंध में धारा 32(1) के अंतर्गत राशि की कटौती 1 अप्रैल 2001 के बाद कर निर्धारण वर्ष के प्रासंगिक गत वर्ष में प्राप्त कर ली गई हो, तो उक्त प्रावधानों में ऐसे ह्रास को संपत्ति के क्रय मूल्य में से घटा दिया जाएगा, ये प्रोविजन कहता है। अब देखते हैं पांचवें को। पांचवें में कहा गया है पेशगी रकम जब्त करने की दशा में संपत्ति की लागत। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति को क्रय करने का अनुबंध किया जाता है जिसके संबंध में कुछ पेशगी रकम क्रेता द्वारा विक्रेता को दी जाती है, विक्रेता है उसके द्वारा विक्रेता को, किंतु बाद में क्रेता द्वारा किसी कारण से संपत्ति का विक्रय नहीं होता है अथवा विक्रेता द्वारा प्राप्त की गई पेशगी रकम जब्त कर ली जाती है, तो इस जब्त की गई रकम को पूंजी लाभ की गणना करते समय संपत्ति की प्राप्ति लागत से नहीं घटाएंगे। कहा जा रहा है भाई साहब कि दो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, आपस में संपत्तियों को खरीद बेच रहे हैं। तो मान लीजिए मनीष बेच रहा है और मुकेश खरीद रहा है, तो क्या हो रहा है, तो जो यहाँ पर बेचने वाला है उसको कुछ राशि प्राप्त हुई है खरीदने वाले से, लेकिन जो खरीदने वाला है वो क्या करता है, कहता है कि अब मैं खरीद नहीं पाऊंगा संपत्ति, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जब उसने पहले जब बात की थी तो संपत्ति को खरीदने के बदले में कुछ पैसे पहले ही दे दिए थे। तो जो बेचने वाला है उसने क्या किया, जब खरीदने वाले ने कहा कि मैं खरीद नहीं पाऊंगा तो उसने क्या किया, उसको जब्त कर लिया। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है, आप लोग समझेंगे ध्यान से और जानेंगे। उसी समय संपत्ति भी पूरी तरह हस्तांतरित हुई मानी जाएगी। यह जब्त रकम अधिनियम की धारा 56(2)(9) के अंतर्गत आय के अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। ये बात आप लोग समझेंगे कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करा लिया जाता है। छठवां है अधिकार अंशों को प्राप्त करने की लागत। यदि कोई करदाता किसी कंपनी के अंश या प्रतिभूतियों का धारक होने के परिणाम स्वरूप भविष्य में कंपनी के अधिकार अंशों को प्राप्त करता है तो इन्हें प्राप्त करने की लागत की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। आप लोग समझेंगे इस बात को। ए है यदि करदाता अधिकार के अंतर्गत प्राप्त अंशों अथवा प्रतिभूतियों को प्राप्त यानी सब्सक्राइब करता है तो जो राशि वास्तव में भुगतान की है वही प्राप्ति लागत होगी, यानी जो भुगतान किया गया वही क्या माना जाएगा, वही प्राप्ति लागत मानी जाएगी। बी है यदि करदाता ने किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को प्राप्त करने के अधिकार यानी राइट को खरीदा है तो इन अंशों वह प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की लागत निम्न का योग होगी। दोनों को जोड़ेंगे तब होगी। अब निम्न क्या है आप लोग समझेंगे। पहला है अधिकार अंश खरीदने के लिए मूल अधिकार रखने वाले करदाता को भुगतान की गई राशि
और दूसरा है कंपनी को दी गई राशि। दोनों को जोड़ लेंगे तो इसी पर बातें की जाएंगी। 7वां है एक साथ संपत्तियों के विक्रय की दशा में प्राप्ति की लागत। बहुत सारी संपत्तियां हैं, सबको बेचा जाता है एक साथ में, तो प्राप्ति की लागत क्या होगी। ऐसे विक्रय से आशय है समूचे व्यापार अथवा उसके किसी भाग को एक मुश्त प्रतिफल के बदले में हस्तांतरित करना। इसके अंतर्गत उस उपकरण की प्रत्येक संपत्ति एवं दायित्व का अलग अलग मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा। यदि कोई करदाता अपना व्यवसाय एक साथ विक्रय के अंतर्गत हस्तांतरित करता है तो इससे उत्पन्न लाभ पूंजी लाभ होगा। आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, समझेंगे। किंतु दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करने के लिए सूचकांक लागत का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप लोग ध्यान दें। 8वां है मुद्रा का अवमूल्यन होने की दशा में लागत। किसी करदाता ने विदेश से कोई संपत्ति क्रय की है तथा मूल्य का भुगतान करने से पूर्व भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, तो ऐसी संपत्ति की प्राप्ति की लागत वह होगी जो कि अवमूल्यन के कारण बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया गया है। 9वां है बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत। बोनस अंश की बात की जा रही है यहाँ पे। यदि कोई व्यक्ति अंशों का धारक होने के कारण बिना भुगतान किए गए बोनस अंश प्राप्त करता है तो उनकी लागत शून्य होगी, बशर्ते ये अंश 1/4/2001 को या उसके बाद प्राप्त किए गए हों। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। 1/4/2001 यानी 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त किए गए बोनस अंशों की लागत उनका 1/4/2001 को उचित बाजार मूल्य होगी। जो भी उससे उचित बाजार मूल्य होगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। यदि पूंजीगत संपत्ति दीर्घकालीन है और प्रतिभूति लेन देन कर लागू है तो पूंजीगत लाभ कर मुक्त होगा। 10वां है एकीकृत यानी अमलगमेटेड कंपनी के अंशों की लागत। यदि कोई करदाता एकीकृत भारतीय कंपनी के अंश एकीकरण होने वाली कंपनी के अंशों के बदले में प्राप्त करता है तो उसके लिए इन अंशों को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो एकीकरण होने वाली कंपनी में थी। 10वां है अंश पूंजी में कमी करने पर प्राप्त संपत्ति की प्राप्ति की लागत। ऐसी दशा में संपत्ति जिस लागत पर अंशधारी को हस्तांतरित किया है उसे अंशधारी के लिए संपत्ति प्राप्ति की लागत माना जाएगा। आप लोग ये बात समझेंगे कि कुछ विशेष दशाओं में संपत्ति की प्राप्ति की लागत क्या हो सकती है। मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने जो भी बातें थी किसी भी कुछ विशेष दशाओं में संपत्ति की प्राप्ति की लागत के बारे में उसको समझ लिया है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपको सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।